Hey guys, this is Vyomkesh and you are watching जकास क्लास 6 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत कम समय में भी खत्म हो जाएगा, पर बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। इससे कुछ बड़ा या बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आता नहीं है, अभी मैं करा दे रहा हूं और इससे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए आप इजीली उसमें 100% मार्क स्कोर करोगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो पहले चैप्टर के नाम के ऊपर आते हैं, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। सो पहले मटेरियल्स का मतलब तो आप सबको पता होगा, चीज। सराउंडिंग में ले तो कोई बोल सकते हो डोर जो होता है, जो तुम्हारा कीबोर्ड होता है, जो फोन होता है, जो आपके लाइफ में आप जो भी यूज करते हो, बकेट हो गया, आपका ग्लास हो गया, बर्तन हो गए, जो यूटेंसिल्स होता है, वो सब क्या है? मटेरियल्स है। सॉर्टिंग मटेरियल्स मतलब क्या? चुनना। किन में चुनना? ग्रुप्स में। मटेरियल्स को ग्रुप वाइज डिवाइड करना। जैसे आपके स्कूल में भी ग्रुप होता होगा, ग्रुप रेड, ग्रुप ब्लू। हाउस जो होता है, हाउस रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, येलो हाउस, या फिर बहुत से स्कूल में अलग अलग नाम भी दिए होते हैं, उनके ड्रेस के हिसाब से उनको ग्रुप किया जाता है सैटरडे के दिन जैसे। हाँ, इसी प्रकार के आज हम मटेरियल्स को किन में डिवाइड करने वाले हैं? ग्रुप्स में। कैसे वो ग्रुप्स फॉर्मेशन होगा, इन जनरल होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले कुछ मटेरियल्स के बारे में, जैसे मैंने बोला, आपका साइकिल हो गया, बाइक हो गया, बकेट हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, फोन हो गया, यूटेंसिल्स हो गया जिसमें ग्लास आता है, थाली आती है, प्लेट्स आते हैं, बहुत सी चीज आती हैं। वैसे ही बर्तन, जिनको यूटेंसिल का मतलब होता है बर्तन, वैसे वो किन किन से बने होते हैं अगर गौर से देखें तो वो ज्यादातर कुछ मेटल से, जैसे कि आयरन हो गया, कुछ प्लास्टिक से, ग्लास से, ग्लास मतलब कांच, ग्लास से, या फिर वुड से, वुड एटसेट्रा। यहां पे मैं आयरन के साथ साथ मेटल भी लिख देता हूं, मेटल में एल्यूमिनियम, ये सब आ जाता है, एटसेट्रा। इनसे ज्यादातर हमारे मटेरियल्स बने होते हैं। तो पहले जो ग्रुपिज्म करेंगे उसका कैटेगरी हमारा मेटल जितने आएंगे उनको एक कैटेगरी में। जैसे मेटल से क्या क्या बनता है आपका? हो गया रॉड हो गया जो स्टील होता है, ग्लास का हो गया वो मेटल में आ जाएगा, ग्लास आ गया, यूटेंसिल्स जितने सारे होंगे वो सब मेटल्स में आ जाएंगे। और प्लास्टिक का बोले तो आयरन भी तो मेटल के अंदर ही आता है। प्लास्टिक का बात करें तो चेयर प्लास्टिक का होता है, कहीं कहीं पे मेटल, जैसे आयरन का चेयर भी होता है, ज्यादातर स्कूलों में होता है वुड और आयरन का चेयर। प्लास्टिक में बकेट आता है, बकेट मेटल में भी आ सकता है, डिफरेंट टाइप्स। और ग्लास में क्या आता है? कोई विंडो हो सकता है, ग्लास डोर हो सकता है, ग्लास का जो पीने वाला ग्लास होता है, टम्बलर, वो भी हो सकता है। और वुड में क्या? ये फर्नीचर जो सामान होते हैं, जैसे मान लीजिए सोफा हो गया, बेड हो गया, टेबल हो गया, चेयर भी वुड का होता है। तो इससे एक बात आपने नोटिस की, चेयर प्लास्टिक का भी होता है, वुड का भी होता है। तो इससे हम क्या जज कर पा रहे हैं कि वो मटेरियल होता है ना, ऑब्जेक्ट होता है। चेयर एक ऑब्जेक्ट है, वो प्लास्टिक से भी बनता है, वुड से भी बनता है। तो वन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड of different materials, और एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल में चेयर का दे सकते हैं, चेयर बोथ फ्रॉम वुड एंड प्लास्टिक, बोथ फ्रॉम वुड एंड प्लास्टिक, वुड और क्या? प्लास्टिक से बनता है। कौन? चेयर। हाँ, तो ये एक एग्जांपल हो गया। और एक मैं एग्जांपल दे देता हूं, आयरन का भी टेबल होता है, जैसे लोहे का टेबल भी होता है, वुड का भी होता है, वो भी आप लिख सकते हो। और जो फोन होता है, कुछ प्लास्टिक फ्रेम होता है, कुछ मेटल फ्रेम होता है। तो वो दो भी मतलब एक ऑब्जेक्ट है पर बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल से। जैसे आपका प्लेट हो गया, कुछ फाइबर का होता है ना, प्लास्टिक का भी प्लेट होता है जिसको थाली बोलते हैं हिंदी में, बर्तन, वो प्लास्टिक का भी हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है, एल्यूमिनियम का भी हो सकता है। और जो अमीर लोग होते हैं उनके पास तो सोने चांदी का भी प्लेट बर्तन सब होते हैं।
तो वो भी इसमें आ सकता है। और एक पॉइंट मैं बता देता हूं, एक मेटल क्या एक मटेरियल है, पर इससे बहुत सारी चीजें बनती है। जैसे आपका रॉड हो गया, बाइक भी मेटल से बनता है, उसका टैंक, उसका जो व्हील का रिम होता है। और बात करें बाइसाइकिल की, वो भी मेटल से बनता है। और अगर एग्जांपल मैं ले लूं प्लास्टिक की, तो उसमें से चेयर बन जाता है, प्लास्टिक का बर्तन भी, यूटेंसिल्स भी मिल जाते हैं। और वुड की बात करें, वुड में से देखिए चेयर है, टेबल है, कबर्ड है, जो कबर्ड होता है आपका वो भी वुड का होता है। कहीं कहीं पे तो अलमारी जो वो भी वुड का होता है। डोर्स, जो डोर होता है, बेड होता है। वैसे many objects can be made from one material, मैनी ऑब्जेक्ट्स मतलब मैनी ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, चेयर, टेबल, फर्नीचर्स वगैरह जो आ गया वो मैनी मटेरियल्स है, पर बनता किससे, वुड से। उसका एग्जांपल होगा फर्नीचर्स, डोर, कबर्ड, कपबोर्ड जिसको बोलते हैं प्रॉपरली, हिंदी में कबर्ड बोलते हैं, फ्रॉम वुड। तो इसी के साथ एक टॉपिक होता है खत्म। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनके प्रॉपर्टीज के बारे में। ये जो मेटल का हो गया, प्लास्टिक, ग्लास, इन सब के प्रॉपर्टीज क्या क्या है, वो दिखने में कैसे हैं, उनको अनुभव करने में वो कैसे हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले कि हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़े, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नोट कर लिया होगा, हमारा वो पहला टॉपिक खत्म हो गया था। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अब बोलोगे सर ये प्रॉपर्टीज की जरूरत क्यों पड़ती है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ये जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। बिकॉज मान लो हम क्लॉथ से, कपड़े से अगर ग्लास बना देंगे तो क्या हम उसमें पानी पी पाएंगे, नहीं पी पाएंगे। वो बस मेटल से हम बना सकते हैं या फिर प्लास्टिक से बना सकते हैं। अगर हम कागज के बर्तनों से कुकिंग करना शुरू कर दें तो जब आग जलेगी वो पेपर क्या जल जाएगा। सो वो पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज हम मटेरियल चूज करते हैं कुछ बनाने के लिए। जैसे आयरन का प्रॉपर्टी कैसा था, वो वाटर को होल्ड कर सकता है, उसमें आग में अगर कुछ रख के उसमें कुकिंग कर सकते हैं, इसलिए उसको यूटेंसिल के काम के लिए लिया गया। वैसे आज हम उनके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हम उनके यूजेस को जान पाए। ओके, सो जैसे कि तुमने देखा कि टम्बलर नहीं बना सकते क्लच से। टम्बलर मतलब होता है ग्लास या थाली, प्लेट, ये सब होते हैं टम्बलर। सो पहला जो प्रॉपर्टी बुक में दिया गया है वो है अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब वो कैसा दिखता है, तुम्हारा अपीयरेंस क्या है, तुम जैसे दिखते हो। तो अपीयरेंस में हमें क्या पता चलेगा, वो थोड़ा साइन कर रहा है क्या, वो थोड़ा साइनी है क्या, या फिर वो साइन नहीं कर रहा है, या फिर जैसे गोल्ड साइन करता है ना, डायमंड साइन करता है, सिल्वर साइन करता है। और क्या पता चलेगा, वो स्मूथ है या रफ है। जैसे तुम देख सकते हैं ये बोर्ड का सरफेस कैसा है, स्मूथ है। ये बोर्ड स्मूथ है तो ये कौन से ग्रुप में आएगा, स्मूथ वाले ग्रुप में आएगा। पर यहां पे देख सकते हो ये रफ है। या फिर तुम ये कपड़े को देख सकते हो, देखो ये ऐसे उबड़ खाबड़ हो जा रहा है, तो ये क्या है, ये रफ है। तो ये पर ये बोर्ड स्मूथ है। ये सब चीजें हम पता कर सकते हैं अपीयरेंस से। मेनली जो तुम्हारे बुक में दिया गया है वो स्मूथ रफ नहीं है, वो साइन के बारे में है। और साइन का और एक नाम होता है लस्टर। इफ समवन इज सेइंग द मेटल इज लस्टर, अगर वो बोल रहा है कि वो चीज लस्चरस है तो उसका मतलब है वो साइनी है। लस्टर का मतलब लिख लो, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लस्टर मतलब साइन, उसका सिनोनिम होता है साइन। ये जान लो, लस्टर का मतलब साइन होता है। एंड मोस्ट ऑफ द मेटल, मोस्ट ऑफ द मेटल्स, ज्यादातर मेटल कैसे होते हैं, साइनी होते हैं। आर साइनी, वो चमकीले होते हैं। जैसे गोल्ड, एग्जांपल में क्या आएगा, गोल्ड। और एग्जांपल में गोल्ड आएगा, सिल्वर आएगा,
गोल्ड, सिल्वर, आयरन भी। अब बोलोगे सर हम तो जो देखते हैं वो काला काला दिखता है, वो काला काला तुम कैसे देखना, उसको जो फ्रेशली कट हुआ होगा ना कटर में, चाहे वो गोल्ड हो सिल्वर हो, वो वाला पार्ट देखना, वो चमकीला होता है, वो सिल्वर टाइप का थोड़ा थोड़ा दिखता है। आयरन जब फ्रेशली कट हुआ होता है ना बहुत चमकता है। जिस जगह से एक रॉड को काटते हैं, कभी मौका मिले तो जरूर देखना, वो बहुत चमकीला होता है। पर सर वो काला क्यों पड़ जाता है? ड्यू टू रिएक्शन विथ, किनके साथ रिएक्शन करके? एयर एंड मॉइस्चर, हवा और मॉइस्चर, पानी वाला एयर जो होता है, भाप टाइप की चीज, मॉइस्चर, उसके साथ इट मेटल, इट मतलब मेटल, लॉस्ट इट्स, उसका क्या खो देता है? साइन, मतलब लॉस्चर। लॉस्चर भी लिख सकते हो, साइन भी लिख सकते हो, मैंने बोला ना सेम है, इसलिए तो मैंने पहले ही ये बता दिया। तो इससे तुम्हें ये पता चलता है कि मेटल्स आर जनरली साइनी और नॉन मेटल्स नॉन साइनी होते हैं, पर एक्सेप्शन क्या होता है? डायमंड। डायमंड इज नॉट ए मेटल, स्टिल इट्स साइन। जैसे मैंने बोला ये मॉइस्चर और एयर के साथ रिएक्शन करके अपना साइन खो बैठता है, तो हम क्या करेंगे? सैंडपेपर का यूज करके उसको जब घिसेंगे ना सैंडपेपर, तब वो अपना साइन फिर से उसका चलाएगा, क्योंकि वो जो रिएक्शन पार्ट वो अपर पार्ट होगा, वो उससे हम घिस देंगे, वो निकल जाएगा, तो साइनी पार्ट फिर से दिखेगा। या फिर तुम उसको फ्रेशली कट करके उसको देख सकते हो कि वो कितना साइनी है। तो इसी के साथ ये अपीयरेंस वाला टॉपिक होता है खत्म। सो बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो सेकंड जो प्रॉपर्टी आती है वो हम, अपीयरेंस जो फर्स्ट था वो खत्म हो गया, सेकंड आता है हार्डनेस। सेकंड आता है हार्डनेस। तो हार्डनेस जो प्रॉपर्टी होती है वो हार्ड, इससे तो आपको पता चल रहा होगा हार्डनेस जो प्रॉपर्टी है कि हम अगर किसी चीज को लेते हैं और उसको ऐसे दबाने की, कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, पहले कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो हार्ड होगा उसमें नहीं होगा, जो सॉफ्ट होगा, ये हार्ड है ना इसलिए इसको कंप्रेस कर नहीं पा रहे। हार्डनेस चेक करने के दो तरीके हैं, एक है कंप्रेस, एक है कंप्रेस, और दूसरा कौन सा है? स्क्रैच। स्क्रैच आप कैसे करेंगे? एक आयरन नेल ले सकते हैं हम लोग, और उस आयरन नेल को लेके ऐसे किसी ऑब्जेक्ट पे ऐसे ऐसे घिसेंगे, उसको खरोचेंगे, बिल्ली जैसे मारती है ना अपना नाखून, वैसे हम नेल को यूज करके खरोचेंगे। वो हम फिर चेक करेंगे कि हम उसको खरोच पा रहे हैं या नहीं। अगर खरोच पा रहे हैं, एक दैट इज स्क्रैचेबल एंड कंप्रेसिबल, दैट इज सॉफ्ट मेटल। तो सॉफ्ट का डेफिनेशन यहां पे मैं लिख देता हूं, सॉफ्ट सब्सटेंस, सब्सटेंस which can be compressible and scratchable that is soft substance, जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं और स्क्रैच कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट सब्सटेंस। पर जिसको, ये सॉफ्ट हो गया, सॉफ्ट नहीं सॉफ्ट, और एक होता है हार्ड, जिसको हम सब्सटेंस which can't be, जिसको हम कंप्रेस या स्क्रैच नहीं कर सकते, जिसको हम कंप्रेस और स्क्रैच नहीं कर सकते हैं, वो होता है कंप्रेसिबल और स्क्रैचेबल, उसको हार्ड सब्सटेंस बोलते हैं। इट्स कॉल्ड हार्ड सब्सटेंस, वो मजबूत होता है। जैसे मेटल, आयरन का एग्जांपल ले सकते हो हार्ड में, और अब बोलोगे सर आपने सॉफ्ट का एग्जांपल ले दिया, अपने आप सोच सकते हो आप, कॉटन फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर में पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो जाओ चैनल में और जरूर देख लेना, वो वीडियो देख लोगे तो उस चैप्टर से तुम मास्टरी कर जाओगे, उससे कोई भी सवाल आए आप इजीली लगा सकते हो।
कटन होगा, यहां पे क्या होगा, मेटल। ये चौथा चैप्टर है। 1 to 4 सारे चैप्टर हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। सो बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया था खत्म। अब हम पढ़ेंगे थर्ड प्रॉपर्टी की और जो थर्ड प्रॉपर्टी है ना वो सल्यूबिलिटी है, सल्यूबिलिटी। और आपके बुक में जो दिया गया है सल्यूबल और इनसल्यूबल, या तो वो सल्यूबल है या तो वो इनसल्यूबल है। सल्यूबल क्या होता है, सल्यूबल सब्सटेंस, सब्सटेंस तो हर जगह लगाना है, सब्सटेंस which dissolve in water, सब्सटेंस which जो वाटर में dissolve in water completely, वाटर में पूरी तरह से घुल जाता है। और क्या होता है, कंप्लीटली घुल जाता है और दिखाई नहीं देता। वो वाटर में कंप्लीटली जब घुल जाएगा वो और दिखाई नहीं देगा, एंड डिसअपियर, is called soluble substance, is called soluble substance। वो soluble substance कहलाता है जो पानी में पूरी तरह से घुल जाता है और दिखाई नहीं देता है, वो soluble substance कहलाता है। और insoluble इसका उल्टा, substance which can't dissolve in water completely, it's called insoluble substance। आपके soluble का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होता है, insoluble का तो खुद बना सकते हो, substance which नॉट डिसॉल्व इन वाटर, नॉट यहां पे बस लगा देने से हो जाता है इनसल्यूबल। तो आप पढ़ेंगे क्या क्या सल्यूबल होता है। जैसे चीनी होता है, चीनी को जब पानी में हम रखते हैं और उसको स्टीरिंग स्टार्ट करें, स्टीरिंग मतलब घोलना, वो घुल जाती है पूरी तरीके से और डिसअपियर हो जाती है। आप नमक घुलोगे तो वो भी घुल जाएगी, पर क्या आप आयरन का पीस लेके पानी में घुलोगे तो घुलेगी? नहीं घुलने वाली। आप जितना हिला लो वो नहीं घुलेगी। तो वो क्या होता है, इनसल्यूबल। और सल्यूबल का एग्जांपल है सुगर। सुगर सर ये तो मेटल की बात कर रहे हैं, सुगर सॉलिड स्टेट में होता है, लिक्विड कुछ ये तो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड और गैस की भी कुछ बता दो। लाइक सॉलिड, some liquid are soluble, कुछ लिक्विड सल्यूबल होते हैं, सब नहीं होते हैं। एग्जांपल में मैं दिखा देता हूं, विनेगर। एग्जांपल विनेगर, अचार में यूज होता है ना विनेगर का, बहुत सारे सब्जियों में भी यूज किया जाता है। पर गैस के केस में, इन गैस वेरी फ्यू आर सल्यूबल, बहुत कम गैस है, वेरी फ्यू बहुत कम गैस है जो सल्यूबल हैं, जो पानी के साथ घुलते हैं। हाँ, हवा घुलना पानी के साथ आसान बात थोड़ी ना है बच्चों। सॉलिड घुल गया, चीनी नमक घुल जाता है, लिक्विड में विनेगर घुल जाएगा, पर सब थोड़ी ना घुलेंगे गैस के जैसे, हवा को घुलना, पर फिर भी ऑक्सीजन घुलता है। और ऑक्सीजन अगर पानी में नहीं घुलेगा ना मछली बचेगी, ना वो अंदर का कोई भी मछली नहीं बचेगी, वो अंदर जो मेंढक सब अंदर जाते हैं वो भी नहीं बचेंगे। जितने भी वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब की डेथ हो जाएगी। पानी में ऑक्सीजन कैसे होता है? क्योंकि ऑक्सीजन पानी में घुल पाता है। तो इसी के साथ ये जो सल्यूबल और इनसल्यूबल वाला प्रॉपर्टी होता है खत्म। और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ, सो अभी हम पढ़ेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज सिंक और फ्लोट। सिंक मतलब डूबना, फ्लोट मतलब तैरना नहीं होता, ऊपर पानी के ऊपर जो होता है उसको फ्लोट बोलते हैं, फ्लोटिंग। लीव इज फ्लोटिंग इन द वाटर ऑफ पॉन्ड, मतलब पत्ता पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। सिंक का मतलब होता है डूबना, फ्लोट का मतलब ऊपर रहना। तैरना अलग होता है, वो स्विम होता है। सो ऑब्जेक्ट जो कि फ्लोट करते हैं, सिंक करते हैं। इसमें बस एक छोटा छोटा एग्जांपल है, जिस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से ज्यादा होगा वो डूब जाएगा, जिसका कम होगा वो ऊपर रहेगा। सो ये डेफिनेशन या कुछ नहीं दिया है बुक में, बस 2-3 एग्जांपल दिए गए हैं। लाइक
अगर मैं बात करूं सिंक की जो डूब जाते हैं, उसमें आएंगे स्टोन, पत्थर। क्या पत्थर पानी के ऊपर रह सकता है? नहीं रह सकता। मेटल जिसमें आयरन आएगा वो कुछ नहीं रहने वाला ऊपर, एक्सेट्रा। 2 एग्जांपल के साथ सिंक वाला होता है खत्म। अब देखेंगे फ्लोट वाला, जो फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर। फ्लोट वाले का एग्जांपल क्या क्या होगा? ऊड। ऊड से क्या बनता है? ऊड से बनता है बोट बनता है, बड़े बड़े बोट जो शिप होते हैं ना, वो बनता है। छोटा मोटा नौका भी बन जाता है, नैया पे जो चलता है ना नौका, वो भी बन जाता है। और क्या फ्लोट करेगा तुम्हारा? वुड फ्लोट करता है। उसके साथ साथ पॉलीथीन फ्लोट करेगा। पॉलीथीन भी थोड़े ना डूबने वाला है। ड्राइड लीव्स, मैंने अभी एग्जांपल दिया ना जब स्टार्ट कर रहा था, द ड्राइड लीव्स इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर ऑफ पॉन्ड। तो ड्राइड लीव्स फ्लोट करेगा, एटसेट्रा यहां पे लगा लेना। ज्यादातर इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ये होता है तुम्हारा फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला प्रॉपर्टी होता है खत्म। और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो प्रीवियसली तुम्हारा फोर्थ प्रॉपर्टी हो गया था खत्म। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी। अब ये ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, जो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है वो उसके आर पार दिखता है। जैसे ग्लास, मेरा चश्मा देख लो, इसके आर पार दिखता है। पर क्या हम इस दीवार के आर पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना। वो होता है ओपेक सब्सटेंस, जिसके हम आर पार देख नहीं सकते। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे तुम खेलते होगे हाइड एंड सीक, बचपन में बहुत से बच्चे खेला करते हैं, जो लुका छुपी होता है ना। क्या हम ऐसे जगह छुपते हैं कि जो ढूंढ रहा है वो हमें इजीली देख ले? हम ओपेक सब्सटेंस के पीछे छुपते हैं। हम दीवार के साइड में, किसी रूम के अंदर, किसी कोने में, जो कि ओपेक हो, ताकि वो हमें देख ना सके डायरेक्ट। अगर ग्लास का एक बॉक्स होगा, उसके अंदर छुपोगे तो वो तो आर पार देख ही लेगा ना, तो खेलने का क्या फायदा? तो वैसे उसी से ही रिलेट कर सकते हो तुम। पहले ट्रांसपेरेंट का डेफिनेशन लिख लो, अंग्रेजी जो किताबी डेफिनेशन है अंग्रेजी वाली। सो क्या है? सब्सटेंस, सब्सटेंस थ्रू व्हिच, जिसके जरिए से, जिसके आर पार ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, थ्रू व्हिच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, थ्रू व्हिच, जिसके आर पार चीजें दिखती है, ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, कैन बी सीन। और ये ओपेक का डेफिनेशन क्या होगा? सब्सटेंस थ्रू व्हिच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन। उसको अलग कलर में लिख देता हूं, ओपेक। ये ब्लैक हो गया क्योंकि ब्लैक कलर ओपेक होता है। सब्सटेंस थ्रू व्हिच, जिसके जरिए से, थ्रू व्हिच, थ्रू व्हिच ऑब्जेक्ट कांट बी सीन, नहीं देखा जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? ओपेक बोलते हैं। एक पेपर का टुकड़ा देखना और लाइट की तरफ ऐसे करके तुम देखने की कोशिश करना, नहीं दिखेगा, वो ओपेक की तरह दिखेगा। लाइट का हल्का हल्का बूंदे दिखेंगे, पर उसमें थोड़ा सा ऑयल, कोई सा भी ऑयल लपेट देना उसमें, और फिर लाइट की ओर देखने की कोशिश करना। अब पहले वाले केस से तुम्हें ज्यादा क्लियर दिखने लगेगा क्या? लाइट। तो उस टाइप के सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? जिसमें पूरा क्लियर नहीं दिखता पर थोड़ा थोड़ा दिखता है, उसको बोलते हैं ट्रांसलुकेंट। यहां पे मैं इसको मिटा देता हूं, ट्रांसलुकेंट यहां पे एडजस्ट कर देंगे। ट्रांसलुकेंट, ट्रांसलुकेंट। एक काम करो, तुम इसको नोट कर लो पॉज करके, फिर हम ट्रांसलुकेंट मैं समझा दूंगा। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ, तो आप पढ़ेंगे, मैंने जैसे बोला ट्रांसलुकेंट, जैसे एग्जांपल दिया था, कौन सा वाला? पेपर में जब ऑयल
लपेट देंगे तब हमें लाइट और क्लियर दिखेगा। सब्सटेंस थ्रू विच ट्रांसलूकेंट का डेफिनेशन, सब्सटेंस थ्रू विच जिसके जरिए से ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, ऑब्जेक्ट दिखता है मगर कैन बी सीन बट नॉट क्लियर, बट क्लियर नहीं दिखता है, इसलिए उसको ट्रांसलूकेंट बोलते हैं, नॉट क्लियरली। ओके, सो इसी के साथ ट्रांसलूकेंट वाला जो टॉपिक है ये एग्जांपल देने के साथ हो जाएगा खत्म। तो एग्जांपल क्या होगा, ऑयल इन पेपर। और आपके बुक में एक जैसे मोरल टाइप का होता है कि जैसे हम ये चैप्टर पढ़े सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, हम ग्रुपिज्म क्यों करें? आपके मन में भी किसी के मन में क्वेश्चन जागता होगा, क्योंकि चैप्टर में दिया गया है मार्क्स लाने के लिए। जी नहीं, ग्रुपिंग करने से हमें आसानी होती है। जैसे आपने अगर ग्रोसरी स्टोर में गए होंगे या फिर बड़े बड़े मॉल में भी, जैसे जो बिस्किट का कॉर्नर होता है वहां पे वैरायटीज ऑफ बिस्किट होती हैं, वो एक ग्रुप हो गया। जहां पे कपड़े होते हैं शर्ट जेंट्स वाले, वो एक ग्रुप हो गया। जहां पे बस जेंट्स शर्ट रहेगा या फिर जीन्स पैंट रहेगा, वो एक ग्रुप। सो ग्रुपिंग करने से हमें किसी भी चीज को ढूंढने में आसानी होती है। हमारे घर में भी किचन में मम्मी लोग करते हैं, एक जगह बर्तन रखेंगे, एक जगह मसाले ऑयल ये वगैरह रखेंगे, एक जगह पे वो चूल्हा होता है, स्टोव होता है, गैस स्टोव हो गया, इंडक्शन स्टोव हो गया, वो सब होता है। वैसे ग्रुपिंग से हमें एक फायदा मिलता है। सो यही समझाने के लिए ये छोटा सा चैप्टर था। इसमें से क्वेश्चन भी आता है, जैसे मैंने बताया बहुत इजीली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आपको याद करने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सो जब आप इस वीडियो को एक बार देखोगे या एग्जाम के पहले भी एक दो बार देख लोगे ना, बहुत छोटा वीडियो से इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप उसमें 100% स्कोर करोगे। और मैं तो बोलता हूं यू कैन इजीली स्कोर 95% प्लस इन योर एग्जाम बाय वाचिंग आवर चैनल झकास क्लास 6। सो इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।